चलिए, आज का जो क्लास है वो है ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। यह आपके मेंस के दृष्टिकोण से GS2 में, बीपीएससी मेंस में GS2 में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्री में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा किसी भी देश के विकास के लिए अति आवश्यक तत्व है। क्योंकि बिना ऊर्जा के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। कोई भी विकसित देश तभी हुआ है जब उसके पास ऊर्जा के संसाधन महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं कि विशेष रूप से वहां पर हैं, तभी वह देश विकसित हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो भी देश अभी वर्तमान में विकसित है उसमें वहां पे उसके ऊर्जा के संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत के लिए भी ऊर्जा अति महत्वपूर्ण तत्व है। अगर भारत 2040 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपने देश को विकासशील से विकसित बनाना चाहता है तो ऊर्जा इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और आपको पता होगा, ऐसे तो ऊर्जा के कई रूप हैं और भारत में हर एक तरीका का जो ऊर्जा का जो स्वरूप है, स्रोत है, वो उपलब्ध है। लेकिन जितना हमें उपलब्ध होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है। यानी हमारे देश में हर एक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे परंपरागत हो चाहे गैर परंपरागत। परंपरागत के तहत जो हम वर्षों से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। गैर परंपरागत जैसे हम लोग सौर ऊर्जा को बोल सकते हैं, जो पहले से हम लोग यूज नहीं करते थे, वर्तमान में तकनीक का प्रयोग करके हम लोग सौर ऊर्जा प्लेट का यूज करते हैं, फिर पवन ऊर्जा का यूज करते हैं, फिर अभी इथेनॉल बनाया जाता है। तो ये सब क्या है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। क्योंकि भारत का जितना भी ऊर्जा खपत है उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत में उसका मुश्किल से 30 से 40% ही भारत के संसाधन से प्राप्त होता है। बाकी भारत क्या करता है, दूसरे देश से आयात करता है, खरीद के लाता है। हम पेट्रोलियम जितने भी खाड़ी देश हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, फारस देशों से खरीदते हैं। रूस से अभी वर्तमान में पेट्रोलियम खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है वो भी रूस से अभी खरीदा जा रहा है। अमेरिका भी कई बार भारत को खनिज जो भी पेट्रोलियम है वो लेने के लिए कहता है। तो भारत जहाँ सस्ता मिलता है वहां से लेता है और उसमें एक बहुत बड़ा रकम जो है भारत को पेट्रोलियम खरीदने में खर्च होता है। और वो रकम लगभग आप कह सकते हैं कि वह रकम तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपया भारत ऊर्जा पर खर्च करता है प्रति वर्ष। अब सोच सकते हैं कि देश के इनकम का एक बड़ा पार्ट दूसरे देश चला जाता है और वह ऊर्जा पूर्ति के लिए। तो ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चूंकि जो जो दिन बढ़ते जा रहा है तो आप देखिएगा पेट्रोलियम और खनिज संपदा का रेट बढ़ते जाता है, चूंकि उसकी मात्रा वैश्विक स्तर पे खत्म होते जाती है, घटते जाती है और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह नवीकरणीय स्रोत नहीं है, वो अनवीकरणीय है, एक सीमा के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में पहले से हमें तैयार रहना होगा और जो देश अभी पेट्रोलियम निर्यात करे वो भी तैयार है, क्योंकि उसको भी पता है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास भी खनिज संपदा समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला है, भारत में है, लेकिन कोयला का भी एक लिमिटेशन है कि कितना खान हमारे पास है और कितना दिन तक चलेगा। तो अगर हम उसको निकालते रहेंगे वो तो समाप्त हो जाएगा, और जब एकाएक समाप्त हो जाएगा और हम पहले से कोई उपाय नहीं सोच के रखेंगे तब तो देश का विकास नहीं होगा, मुश्किल में पड़ जाएगा। तो उस स्थिति में हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और किस प्रकार से बनेंगे, तो उसके लिए हम जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जैसे परमाणु रिएक्टर हो गया, तो ये सब पर विशेष काम करने की आवश्यकता होगी। पवन ऊर्जा हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप करें कि प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा प्लेट से ही बिजली तैयार हो जाए, या हवादार रोशनीदार घर बनाए जिसमें कम से कम बिजली और पंखे की आवश्यकता हो, ऊर्जा खपत कम हो। जैसे पहले क्या था कि 100 वाट का बल्ब हम लोग जलाते थे, अब LED आ गया, मात्र 4 वाट, 8 वाट, 6 वाट पे हमारा काम हो जाता है। और भी उसको अगर कम किया जा सके तो और भी कम किया जाए, तो हम उसमें तभी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा संसाधन की खोज कर लें, बहुत भारत में बहुत सारा क्षेत्र होगा जहां खनिज संसाधन होंगे, लेकिन अभी तक सर्च में नहीं निकला है, खोजा जाएगा तो हो सकता है वहां निकल जाए।
एक तो ये भी काम करना है, रिसर्च करते रहना है, खोजते रहना है कि कहाँ कहाँ संसाधन है, उससे भी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उसमें निवेश करने की आवश्यकता है। जैसे इथेनॉल बनाया जाता है तो किसी भी पेट्रोल में जैसे उसमें आप 20% तक इथेनॉल मिला करके आप गाड़ी वगैरह जो भी वाहन है उसमें यूज कर सकते हैं। इथेनॉल मात्र 20 से 30 रुपया खर्चा आता है और वो क्या है कि वो जैसे ईख हो गया, गन्ना हो गया, उसके कचरे जो भी अवशेष है, अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे जब गन्ना का रस निकल जाता है जो अपशिष्ट बनता है उससे इथेनॉल बन जाता है। तो जो अवशिष्ट हम फेंकते हैं उसका यूज हम पेट्रोलियम या जो भी है उसके रूप में, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। तो हर एक रूप से यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। अभी भारत वर्तमान में पूरे विश्व का, ठीक है, तीसरा नंबर का उत्पादक देश है। ऊर्जा उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है और खपत में भी दूसरे नंबर पे। पूरे विश्व में दूसरा देश है, अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रति व्यक्ति खपत में पूरे विश्व में जितना खपत हो रहा है उसका 1/3 है। यानी प्रति व्यक्ति ऊर्जा का पहुंच हमारे देश में नहीं है, लेकिन चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो जितना ही है उसके लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इन सब आंकड़ों को आप भूमिका में लिखेंगे और ऊर्जा के बारे में सबसे पहला लाइन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का ऊर्जा क्षेत्र। यह जो टॉपिक है ऊर्जा एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, क्यों जरूरत है, भारत को इस पे क्या काम करनी चाहिए या भारत ने अभी तक क्या किया है, यहाँ से आपको मेंस राइटिंग में हो सकता है निबंध में पूछ दे या फिर GS2 में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को ऊर्जा और आत्मनिर्भरता इस बार के लिए मेंस में GS2 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऊर्जा एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट। हम दूसरे देश से खनिज संपदा या पेट्रोलियम न खरीदें, कम से कम कर दें, तब जाकर के हम आत्मनिर्भर होंगे। अभी क्या है कि आप जितना खपत करते हैं उसका 70% पेट्रोलियम हम लोग दूसरे या जो भी बिजली है वो दूसरे देश के संसाधन ऊर्जा पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसी को कम करना। देखिए भारत का ऊर्जा क्षेत्र दुनिया में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार के ऊर्जा के स्रोत अवेलेबल है, चाहे वह कोयला हो, चाहे लिग्नाइट है, कोयला का एक प्रकार है, प्राकृतिक गैस हो, तेल हो, जल विद्युत हो, परमाणु ऊर्जा हो। ठीक है, तो सभी विद्युत उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों से लेकर के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा हो गए, कृषि, घरेलू अपशिष्ट जैसे व्यवहार्य गैर पारंपरिक स्रोत उपलब्ध हैं। तो कृषि इसलिए दिया, यहाँ पे वही कृषि के जो कचरा निकलता है, जैसे गन्ना का अवशेष निकला तो उससे जो इथेनॉल बनाया जाएगा इसीलिए, या आप जब गाय पशुपालन करते हैं उसके गोबर गैस का यूज करते हैं प्लांट बना करके, तो वहाँ भी आप, तो गोबर गैस भी ऊर्जा ही है ना, एनर्जी है। इसीलिए हम कृषि के अपशिष्ट पदार्थ का भी प्रयोग करते हैं ऊर्जा निकालने में, सूर्य के भी प्रकाश का यूज करते हैं, घरेलू अपशिष्ट से भी आपको ऊर्जा तैयार किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के भारत में ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमारे पास लिमिट है और वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बहुत जल्द हमारे देश में ऊर्जा के स्रोत भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत को 2040 तक माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है कि 2040 तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, यानी भारत किसी अन्य देश से पेट्रोलियम नहीं खरीदेगा। इसके लिए या तो पेट्रोलियम की खोज कर ली जाए या जहां पे पेट्रोलियम है वहां पे दूसरा चीज का उपयोग किया जाए। जैसे पेट्रोल से हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसके लिए व्हीकल जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, जैसे ई रिक्शा है, उसी प्रकार से ई बस हो जाएगा, ई बाइक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पेट्रोलियम बचत हो जाएगा, तो उससे भी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम पेट्रोलियम खनिज या संपदा ही अपने देश में निकाल लें। अगर हम दूसरे गैर परंपरागत सोर्स है, जो स्रोत है, उस पर काम करें तब भी हम अपने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स तथ्य में लिखिएगा। भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत वैश्विक औसत का केवल 1/3 है,
यानी हमारे यहाँ लोगों का पहुंच जो है, ये पूछ सकता है, फ्री में भी पूछ सकता है कि पूरे वैश्विक स्तर से भारत का जो ऊर्जा खपत है, अगर पूरे विश्व में 100 वाट का यूज करेगा, किलोवाट का, तो भारत 1/3 करेगा, 33 से करेगा, यानी प्रति व्यक्ति। तो कहने का अर्थ है कि प्रति व्यक्ति हमारा क्या है कि बिजली खपत कम है, भले ही ऊर्जा की मांग दुगुनी हो गई है। इसलिए ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सुरक्षित और टिकाऊ व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। पहले जो जितना डिमांड था उसका ऊर्जा के क्षेत्र में 2 गुना डिमांड इधर आपके 2-4-5 वर्ष में हो गया है। यानी जितना पहले बिजली जरूरत था देश को, उससे 2 गुना डिमांड हो गया, क्योंकि बिजली तक पहुंच हो गया, घर घर आपका बिजली लग गए हैं। तो लोग अभी तरह तरह के एक्सेसरीज जो है घर में लगा रहे हैं, चाहे आप फ्रिज को ले लीजिए, चाहे फैन को ले लीजिए। पहले आप देखते होंगे कि बहुत कम बिजली खास करके बिहार जैसे राज्यों में आता था, ठीक है। तो यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 2040 तक ऊर्जा के आत्मनिर्भरता का आह्वान किया है, जिससे कि अब भारत को ऊर्जा क्षेत्र में विशेष अन्वेषण और निवेश की आवश्यकता है। और ये तभी होगा आत्मनिर्भरता जब उस पर रिसर्च होगा, जब भारत में लोग इसमें निवेश करेंगे। जैसे आप घर में बिजली लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपको 6 रुपये 7 रुपये यूनिट पड़ता है, और फिर अभी बिहार जैसे राज्यों में 24% फिर बढ़ा दिया गया रेट, आपका यूनिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आप अगर अपने छत पे, चूंकि भारत विषुवत रेखा के पास का देश है और यहाँ पे जो है लगभग 270 दिन तो एकदम अच्छे से सनलाइट रहता है। 365 दिन में अगर आप देखेंगे 9 से 10 महीना तो एकदम बेहतर लाइट सनलाइट रहता है। वैसे स्थिति में हम सौर ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सौर ऊर्जा हर एक घर के ऊपर लगा करके बिजली जो हम लोग जो कोयला आधारित जो लेते हैं बिजली संयंत्र से, उसमें कमी कर सकते हैं। कम से कम जो है घर का पंखा बल्ब तो जला ही सकते हैं सौर ऊर्जा से, तो वो तो कमी हो जाएगा। तो इस पे क्या होगा, निवेश करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा प्लेट लगाने के लिए पूंजी चाहिए, या सरकार सब्सिडी दे लोगों को कि आप सौर ऊर्जा प्लेट लगाइए, प्रत्येक घर में हम आपको लगवा देते हैं, या अगर 1000 दाम है तो 400-500 उसमें सब्सिडी दे दे, मतलब ऐसे बोले 40% सब्सिडी दे दे। तो लोग क्या करेंगे कि अपने अपने घर में सौर पैनल लगाएंगे। उससे क्या होगा कि उनको जो खर्च है बिजली के पीछे, जो महीना में 1000-2000 दे रहे, वो भी घट जाएगा। अगर मान के चलिए अगर साल में मुझे पूरा सौर ऊर्जा प्लेट लगवाने में, बैटरी लगवाने में अगर 10,000 खर्च हुआ, ठीक है, और उसका 5 साल का अगर बैकअप है, 5 साल में 10,000 रुपया लग गया, और ऐसे हम जो है सालाना जो है उसमें कम से कम जो है 10,000 रुपया बिजली बिल चुका रहे हैं, तब भी तो हम फायदे में। अगर हम 20,000 का भी संयंत्र लगा दिए और वो 5 साल तक टिकाऊ है, अगर मान के चलिए, तब भी तो हमको फायदा है। लेकिन उसमें निवेश जो है आम जनता तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि अगर 20,000 भी है तो सभी के बस की बात नहीं। तो ऐसे में सरकार को निवेश यानी सब्सिडी के तहत उसको मुहैया कराना पड़ेगा। तो सरकार को भी निवेश करने की आवश्यकता है, साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली देती है, वो भी तो, जैसे अभी आपके यहाँ इंटरनेट आती है लगाने के लिए, तो बोल देती है कि 6 महीना में आपको 3000 लगेगा, पहले रिचार्ज करवा लीजिए, और आपके घर के आकर के अपना लगा देती है। उसी प्रकार से सौर ऊर्जा प्लेट का भी मैं साल में आपको या 5-6 महीने में आपको 5000 देना है, और आपके घर पे आके इंस्टॉल कर देगी, कर सकती है। तो इस तरह के निवेश प्राइवेट और सरकार दोनों को करने की आवश्यकता, और रिसर्च करने की आवश्यकता है, ऊर्जा के नए नए रूप को किस प्रकार से हम लोगों के पहुंच तक बना, ठीक है। तो वही चीज आपको मेंस में लिखना होता है। और यहाँ तक जैसे प्री में पूछेगा कब तक लक्ष्य रखा गया है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का, तो 2040 तक। वही हो गया तो प्री हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया तो, और जब आप सब्जेक्टिव लिखते हैं तो मेंस हो जाता है। भारत में ऊर्जा के मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक आपका जीवाश्म, जीवाश्म मतलब जिसमें जीवों का, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। आखिर कोयला पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो आपको पता होगा कि लाखों वर्षों पेड़ पौधे या जीव जंतु भूमि के नीचे दबे रह जाते हैं, ताप दाब के कारण कोयला पेट्रोलियम में कार्बन के रूप में बदल जाते हैं, और कोयला से फिर हीरा बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो जीवाश्म ईंधन है तो उसमें जीव का अंश होगा। एक तो जीवाश्म ईंधन होगा, दूसरा होगा गैर जीवाश्म ईंधन जिसमें जीवों का अंश नहीं होगा।
तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या है? जीव जगत है, पेड़ पौधे या जीव जंतु से बने हैं वो। तो 60% जो टोटल विद्युत का है, जितना हमारे पास ऊर्जा उपलब्ध है, उसका 60% ऊर्जा हम लोग जो है प्राप्त कहाँ से करते हैं? जीवाश्म ईंधन से, चाहे कोयला से हो, पेट्रोल से हो, गैस से हो, जिसमें कोयला की मात्रा सबसे ज्यादा 51%। अभी भारत में मैक्सिमम जो विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं, जहां बिजली उत्पादन होता है, वहां पर आपको कोयला से ही होता है। एनटीपीसी जितना भी आप दिखेगा, चाहे बाढ़ है, चाहे बरौनी में है थर्मल, तो सब जगह कोयला से ही बिजली तैयार किया जाता है। और दूसरा है आपका गैस का योगदान, इसमें 6.1% है। बाकी जल विद्युत और बहुत कम जगह है, क्योंकि पहाड़ी ढलान एरिया तो है नहीं, ज्यादा मैदानी भाग है, और जल विद्युत वहीं पे होता है जहाँ पे ढलानी एरिया है, पहाड़ी एरिया है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो म्यांमार वगैरह, भूटान वगैरह में जो है पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पे जल विद्युत ज्यादा होता है। ठीक है, तो भारत जो पड़ोसी देश है वहां पर भी अपना पूंजी लगा करके जल विद्युत संयंत्र बना दे और वहां से बिजली ले आए। जैसे नेपाल के बॉर्डर पे है, तो नेपाल का जो बॉर्डर का एरिया बिहार का है, उसमें नेपाल में अगर लगा दिया जाए जल विद्युत परियोजना, चूंकि वहां पे जो ढलान है तो पानी गिरता है ऊपर से, तो वहां पे बिजली तैयार किया जा सकता है। तो मैदानी एरिया में डैम बना करके बिजली तैयार करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो सरकार की कूटनीति भी इसमें होनी चाहिए। चलिए अभी आगे बताएंगे। तो कोयला से 51% बिजली तैयार होती है, और 6.1 ऊर्जा प्राप्ति हमारे गैस से होता है, जो घरेलू गैस है, वो भी तो ऊर्जा का सोर्स है। आप खाना बनाते वो भी तो ऊर्जा ही है, गैस भी क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। आप गैस से बाइक भी चला सकते हैं, आप गैस से इंजन भी चला सकते हैं। बहुत सारे जो होते हैं, जैसे अभी सीएनजी वगैरह, कार, 4 व्हीलर, क्या होता है? गैस से ही चलता है, वो भी एक प्रकार का ऊर्जा का सोर्स है। उसके बाद आपका गैर जीवाश्म ईंधन से 40%, इसको अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, कभी नहीं समाप्त होगा। पवन ऊर्जा है, जब तक यह पृथ्वी घूमती रहेगी, धरातल रहेगा, तब तक पवन ऊर्जा आपको मिलता रहेगा और उसका यूज कीजिएगा फ्री में। परमाणु ऊर्जा हो गया, ये भी आपका बहुत कम, 1 किलो यूरेनियम अगर आप यूज कीजिएगा तो उसमें बहुत ज्यादा ढाला मात्रा में ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है, या आप सौर ऊर्जा ले लीजिए, सूर्य अभी बहुत लंबा समय तक रहने वाला है। ठीक है, 5 अरब वर्ष उसकी आयु है, और जिसमें अभी कितना बचा हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सनलाइट आपको, जब तक मानव है तभी तक ऊर्जा की जरूरत है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी गैर जीवाश्म ईंधन है उस पर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है, और उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है, अगर भारत को आत्मनिर्भर 2040 तक बनना है तब। अब देखिए, 30 जून 2022 तक भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 159 गीगावाट थी। अक्षय ऊर्जा मतलब हुआ जो कभी समाप्त नहीं हो, जिसको हम नवीकरणीय बोल सकते हैं, जो फिर से आपका बन जाएगा। सौर ऊर्जा आप कितना भी यूज कर लीजिए, अगले दिन फिर सौर ऊर्जा बन जाएगा, खत्म नहीं हो सकता। उसको हम अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय भी बोलते हैं, या उसको गैर परंपरागत ऊर्जा भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है, तो याद रखिएगा। तो टोटल भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की जो यूनिट है यानी क्षमता है, वो आपका 159 गीगावाट है। ये भी पूछा जा सकता है फ्री में, कितना गीगावाट क्षमता है गैर परंपरागत ऊर्जा का भारत में उत्पादन का? तो 159 याद रखिए गीगावाट। और जो कुल स्थापित में बिजली क्षमता का और टोटल जितना बिजली है बनता है भारत में, उसका लगभग ये 40% के आसपास है। यानी जितना भी बिजली तैयार होता है उसका 40% हमारे यहाँ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ही बिजली तैयार होता है। उसमें आपका 50.30 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 40.1 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 10.17 गीगावाट बायोमास से, और 46.51 गीगावाट जल विद्युत से तैयार होता है। टोटल लगभग 159 गीगावाट। तो ये याद रखिएगा, इसी को यहाँ पे तोड़ करके डिस्क्राइब करके हमने लिख दिया है कि कितना। तो सबसे ज्यादा इसमें गैर परंपरागत में भी सबसे 1 नंबर पे यूज कौन सा होता है? सौर ऊर्जा। 2 नंबर पे जल विद्युत। 2 नंबर पे कौन है? जल विद्युत है। अक्षय ऊर्जा में जल विद्युत भी खत्म नहीं होगा।
उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका है पवन ऊर्जा, और सबसे कम अभी ऊर्जा में उपयोग है बायोमास से। बायोगैस आप समझ ही रहे हैं, जैसे आपका गोबर गैस प्लांट से जो होता है बायोमास, बायोगैस उसका। अब आइए अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेंस में भी जब लिखेंगे तो इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि भारत अक्षय ऊर्जा में अब चौथा स्थान रखता है पूरे विश्व में, तो अपने आप में बड़ी बात है। पवन ऊर्जा में भी चौथा स्थान है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का 5वां स्थान है, यानी ओवरऑल अक्षय ऊर्जा में चौथा है, लेकिन पवन ऊर्जा में भी चौथा है और सौर ऊर्जा में भारत का रैंक क्या है, 5वां। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता का कारण तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि भारत में क्या है कि कोई भी देश तभी विकसित होगा और लोग तभी तरक्की करेंगे जब उनके पास ऊर्जा का साधन होगा, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट, हर एक एसेसरीज, मोबाइल से लेकर के टीवी, टेलीफोन या कम्युनिकेशन, सब कुछ ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट है, और जो देश जितना यूज करेगा ऊर्जा का वो उतना तरक्की करता है। तो भारत भी उसको तरक्की के लिए ऊर्जा का यूज करेगा, और भारत अभी क्या है कि दूसरे देश पे डिपेंडेंट है और ऊर्जा के लिए 12 लाख करोड़ रुपया खर्च करता है प्रति वर्ष, दूसरे देश को देता है 12 लाख करोड़ रुपया ऊर्जा खरीदने पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हमारा खर्च हो रहा है ऊर्जा पे, तो उससे बचाव हो जाएगा, तो ये पैसा आपके देश में रह जाएगा जिससे देश का विकास होगा। तो इसीलिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। कारण भी ये है कि चूंकि हम निर्यात पे डिपेंडेंट हैं, आयात पे डिपेंडेंट हैं, और यहाँ पे 12 लाख करोड़ रुपया का हमें आयात करना होता है, जो कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा रकम है। अगर यह देश में पैसा रहता तो देश की तरक्की सुनिश्चित हो जाएगी। इसीलिए भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। उसके बाद हरित ऊर्जा के वैश्विक महत्व, और देखिए क्या है कि अगर आप हरित ऊर्जा यूज करते हैं, चाहे इथेनॉल हो, चाहे जो पर्यावरण के अनुकूल, धुआं नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, उसको हरित ऊर्जा बोलते हैं, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ठीक है, चाहे पन बिजली हो गया, चाहे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इसमें धुआं निकलेगा। आप देखते ई रिक्शा पे कितना मजा आता है बैठने में, वही अगर आप 4 चक्का पे बैठते बंद में, आप देखिए उसके पेट्रोल के गंध, डीजल का गंध जो होता है कितना खराब लगता है। तो जब आप बैठते वहां तो क्या कर रहा होता है कि पूरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है ना अपने धुआं से। तो वैसे ऊर्जा जो धुआं नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है और जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती, उसको हरित ऊर्जा बोलते हैं। और उस क्षेत्र में हरित ऊर्जा में वैश्विक महत्व को देखते हुए भारत भी हरित हाइड्रोजन पर कार्य करना शुरू कर दिया है। केवल हरित ऊर्जा से आपका धन का ही बचाव नहीं होगा, बल्कि साथ साथ पर्यावरण का भी बचाव होगा। जो आप पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाते हैं या पॉल्यूशन से बीमारी पे खर्च करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मीथेन गैस निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है, उससे जो होने वाले दुष्प्रभाव है उससे भी तो आप बचेंगे। और ये सारे नवीकरणीय हैं और ये समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए पूरा जो भी विश्व है वो अभी हरित हाइड्रोजन पे कार्य कर रहा है, तो भारत को भी वैश्विक लेवल पे यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है और भारत कर भी रहा है। तो इसलिए भी आपको आत्मनिर्भरता के लिए जो जरूरत है कि क्या करें कि हरित ऊर्जा के वैश्विक महत्व को देखते हुए भारत भी हरित हाइड्रोजन पर कार्य करना शुरू कर दिया है। भारत अपनी तेल जरूरतों का पूरा करने के लिए, जो तेल है उसका तो 85% दूसरे देश से ही आता है, मात्र 15% ही हमारे देश में निकलता है। अतः भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भारत को क्यों आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है? तो सबसे ज्यादा दूसरे देश पे डिपेंडेंट होना, और जब आप दूसरे देश पे पेट्रोल के लिए डिपेंडेंट होते हैं तो उनके बातों को भी सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, और जो रेट में बेचते हैं वो उसको आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वो देश कई बार मनमानी भी करती है। तो इस स्थिति सबसे बचने के लिए आपको पहले से आत्मनिर्भर के उपाय सोचने होंगे आपके देश को, और सरकार इस पे काम भी कर रही है। सरकार अभी तक कौन कौन सा कार्य किया है इस क्षेत्र में विकास के लिए, वो देखिए। जून 2022 में 10% तक इथेनॉल हमने आपको बता ही दिया, एक प्रकार से जितने भी अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, उसके रस से यहाँ इथेनॉल बनाया जाता है।
खास करके गन्ना के रस से, और इसको पेट्रोल में मिला करके इसका यूज किया जाता है। डायरेक्ट इथेनॉल का यूज नहीं होता है, इसको किस में मिलाया जाएगा, पेट्रोल में मिला करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल आपूर्ति अगर आपको ये 20-30 रुपये भी पड़ा या 40 रुपया भी पड़ा और आप पेट्रोल 100 रुपये खरीदते हैं, अगर आप 100 लीटर में अगर 20 लीटर मिला दिए और 80 लीटर पेट्रोल, तो 20 लीटर का 100 रुपये से तो आपका बचत हो गया। उस समय 60 रुपये के हिसाब से तो बचत हो गया आपका, तो पैसा भी बचत होगा और साथ साथ जो कृषि का अपशिष्ट है उसका भी निष्पादन हो गया, और यह कम पॉल्यूशन भी देता है। इथेनॉल पॉल्यूशन देता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे फायदा होगा। 2025 तक इसका लक्ष्य है, पहले 10% मिलाया जा रहा था, अब पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा। मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री ने सहज हर घर बिजली योजना सौभाग्य के तहत 2.82 करोड़ घरों को विद्युतीकरण किया गया। यानी प्रधानमंत्री भी अपने तरफ से बिजली योजना सौभाग्य की शुरुआत किए थे, और लगभग 3 करोड़ या 2.82 करोड़ भी आप लिख सकते हैं घरों को विद्युतीकरण किया गया। जो गरीब लोग थे, जो बिजली नहीं ले रहे थे, उनको मुफ्त में बिजली दिया गया, मुफ्त में मीटर लगाया गया। ठीक है, और सबको एलईडी बल्ब दिया गया, कम इलेक्ट्रिक वोल्ट जो आपका इसे क्या था 100 वाट से प्लस ही बल्ब रहता था, अब सबको 4 वाट 5 वाट 6 वाट का बल्ब दिया गया। उससे भी क्या होगा, बिजली का कंज्यूम कम होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2022 तक देश में लगभग 36.86 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, 72.18 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.59 लाख पंखे वितरित किए गए सरकार के तरफ से, जो कि लगभग 48,411 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे के साथ लागत के मामले में 19,332 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप एलईडी का यूज करेंगे या हल्के जो कम वाट के बल्ब हैं या पंखे हैं, तो बिजली की खपत बचेगी, और बिजली का खपत होगा तो पैसा बचेगा। तो यही सरकार के तरफ से बहुत ज्यादा आप देखे होंगे, उज्ज्वला गैस का है वो, फिर बल्ब के लिए भी बहुत सारी योजना आई थी, और आपको बहुत सस्ते दर पे 20 रुपया 30 रुपया में सरकार की तरफ से एलईडी बल्ब दिया जा रहा था। कई जगह मुफ्त में भी बांटा गया, वो राज्य सरकार पे भी डिपेंड किया। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हर घर तक आपका बिजली पहुंच जाए, और साथ साथ जो है उनके बिजली बिल है उसमें भी बचाव हो, सरकार का यूनिट भी जो बिजली का है कम खर्च हो। साथ साथ क्या हुआ कि नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत लगभग अभी तक में जो है 44 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अभी आप देखेंगे, आप जितना भी नगर पंचायत नगर निगम है सब में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। इससे क्या है कि आप जितने का रिचार्ज कराते हैं, जिससे बिजली की चोरी नहीं होगी, सरकार को भी नुकसान नहीं होगा। भारत और बिहार की सबसे बड़ी बिजली की समस्या, देखिए बिजली तो लोगों तक अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन पहले क्या था, बहुत ज्यादा चोरी होता था बिजली, लेकिन अभी बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। बहुत हद तक सरकार को 20-20 हजार करोड़ जो है नुकसान हो जाता था एक साल में, लेकिन अब उतना नुकसान नहीं होता है, लगभग अब जो है ठीक ठाक स्थिति है। ठीक है, अब देखिए भारत में विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले समस्या। तो भारत के विद्युत क्षेत्र को इतना नुकसान या समस्या क्यों है, क्या रीजन है कि भारत में जो है बिजली का जो है उत्पादन उतना नहीं हो रहा है वैश्विक स्तर पे, या सरकार को इसमें नुकसान होता है। तो उसके पीछे सबसे पहला है कि जितने लोग हैं, जितना कंज्यूम चाहिए उतना बिजली उत्पादन ही नहीं होता है। तो बिजली क्षेत्र में सबसे पहला समस्या है। अभी आपके यहाँ बिजली, बिहार में बहुत अच्छा बिजली है, लेकिन अभी भी आप चले जाइए नोएडा दिल्ली, तो नोएडा में खासकर यूपी के एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बिजली पहुंचाने के लिए कंपनी कारखाने को बिजली देने के लिए 5-5 घंटा डेली लाइट कटता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि कल कारखाने को ज्यादा चाहिए, तो जो भी रेसिडेंस एरिया होगा वहां 4-5 घंटा डेली कटेगा बिजली। आपके राज्य में फिर भी कम कटता है, 2-3 घंटा कटता होगा, या अभी 4 घंटा कटता है। बिहार में कितना कम, 24 घंटा लाइट रहता है, 24 घंटा तो नहीं रहता है, 2-3 घंटा तो कटता ही होगा। ठीक है, तो वही 4-5 घंटा आप देखिएगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तुम्हारे घर में इन्वर्टर होगा, हो सकता है। ठीक है,
24 घंटा तो लाइट नहीं रहती, ये तो हम जानते हैं। जब इन्वर्टर खराब होता है तब पता चल जाता है, ऐसे नहीं पता चलता है। ठीक है, चलिए। स्थापित क्षमता का कम उपयोग होना, इनपुट की कमी। तो भारत में क्या है कि जो जिससे बिजली तैयार होगा वो इनपुट ही नहीं है, कोयला ही नहीं है। कोयला से बिजली तैयार होगा, कोयला ही बहुत कम बचा है भारत में। और कोयला भी भारत क्या कर रहा है, दूसरे देश से आयात करता है। तो इनपुट रहेगा तभी तो बिजली तैयार होगा। ठीक है, तो इनपुट की कमी है। और ऊर्जा खपत का पैटर्न भी सही नहीं। ठीक है, जितना मतलब जहां पे जितना लगना चाहिए वहां उससे बहुत ज्यादा बिजली का खपत होता है। उससे कम भी बिजली में वहां पे यूज हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में जो है ऊर्जा जो खपत है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब कोई लोग है घर में हीटर पे खाना बना रहा है, कोई जो है पहले क्या था कि जब स्मार्ट मीटर नहीं था या कुछ उतना ध्यान नहीं देता था तो बहुत ज्यादा चोरी हो जाता था। नहीं, साइड से जो लोग खाना भी बनाने लगते थे तो वहां पे जो है थर्मल कंपनी जितना भी था, जो भी सरकार को नुकसान हो जाता था। तो यहाँ पे जो खपत का जो पैटर्न है वो आपके बिहार में ऊर्जा खपत का पैटर्न जो है सही नहीं है। तो ये सब आपके राज्य में विद्युत से संबंधित समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजली का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और पैटर्न यहाँ पे जो ऊर्जा के खपत का है वो सही नहीं है। अब देखिए उपाय क्या क्या किया जाना है 2040 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो सबसे जरूरी है जीवाश्म ईंधन तक पहुंच की प्राथमिकताएं। देखिए, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसको भी आप छोड़ नहीं सकते। पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा है। लेकिन हर एक चीज जो है अभी आपका उस पर नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट में खर्च लगता है। अब जो आपने मशीन बैठा लिया घर में और वो मशीन आपका चलता है पेट्रोल पे, तो अब उसको अगर आप सौर ऊर्जा पे चलाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको सबसे पहले इक्विपमेंट बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो कार पेट्रोल पे चलता है, अगर हम उसको चाहेंगे कि वह सौर ऊर्जा पे चले, बैटरी पे चले, तो फिर हमको बैटरी लगाना होगा ना उसमें। तो वो तो हम करेंगे, उसके लिए पूंजी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, उसका भी खोज करते रहेंगे। हो सकता है कि वह हमारे पृथ्वी के अंदर हमारे देश में बहुत बड़ा खान निकल जाए, जैसे सऊदी अरब में है, जैसे इराक ईरान में है, उस प्रकार का खान हो भारत के अंदर भी जमीन में, जो अभी तक नहीं पता कैसे निकल गया। जमुई में आपका बिहार में सोने का, पूरा भारत का सबसे बड़ा सोने का खान जमुई में है। उसी प्रकार से आपका किशनगंज के तरफ पेट्रोलियम का खान निकला। तो कहने का अर्थ है कि खोजा जाएगा जीवाश्म का तभी तो मिलेगा वो। तो उस पे भी खोज करने पे ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देश में पेट्रोलियम निकल जाए। खोज होगा, रिसर्च होगा। ठीक है, वो डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जगह जगह मशीन लगा लगा करके चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या मिल सकता है। तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, हरित प्रोत्साहन। जितना भी हरित प्रोत्साहन, यानी हरित प्रोत्साहन में जिसमें आप कह सकते हैं जो वायुमंडल के अनुकूल है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, इथेनॉल बनाना हो गया, तो ये सबको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उसके बाद बुनियादी ढांचे का विकास, जो भी आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखिए बिजली तो ऐसे तैयार नहीं होता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। या कोई भी आप घर बनाते हैं तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए अपने घर का कि कम बिजली में ही आपका, जैसे क्या होता है कि घर बनाते हैं तो रोशनदान होना चाहिए, रोशनी आने वाला, घर में पर्याप्त मात्रा में हवा आने के लिए खिड़की दीजिए। एसी उसी जो है लगाते हैं लोग, पूरा पैक कर देते हैं और वो जो है एसी चलाए रहते हैं 24 घंटा अपने घर में। तो आप बाहर के भी हवा का मजा लीजिए, प्राकृतिक का मजा लीजिए। तो उससे आपका क्या होगा कि बिजली भी खपत कम होगी और साथ साथ रोशनी के लिए, जैसे बल्ब आप, जैसे यही हमारा क्लासरूम है, मान के चलिए अगर ये रोशनी पूरा आ रहा है तो हमें एक बल्ब में काम चल रहा है। अगर पूरा पैक रहता, यहाँ 4 बल्ब जलाने पड़ते तो बिजली खपत तो बढ़ जाता। तो आप घर या इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे
का जो विकास कीजिए, वो भी आप बिजली कम से कम खपत हो इस तरीका से डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ऊर्जा कूटनीति। तो किसी भी देश को जो भी ऊर्जा कूटनीति, जैसे अभी भारत क्या है, ऊर्जा कूटनीति के तहत क्या करता है, रूस से पेट्रोलियम ले रहा है, क्योंकि अमेरिका मना कर दिया। पूरा जो आपका यूरोपियन कंट्री है वो अब रूस से पेट्रोलियम नहीं ले रहा है, क्योंकि जितने भी नाटो सदस्य थे सबको अमेरिका ने सिखा दिया कि इससे पेट्रोलियम नहीं लेना है, बैन कर दिया कि इससे कोई लेगा तो उसको जो यूरोपियन यूनियन है उससे निकाल दिया जाएगा। अब देखिए अमेरिका कितना चालाक है, वो अपने फायदा के लिए रूस को कमजोर बनाने का सोचा कि रूस का पेट्रोल नहीं बिकेगा तो उसके पास पैसा नहीं जाएगा, साथ साथ यूरोप भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो रेट पे रूस देता था पेट्रोल 20 रुपए मान के चलिए, तो वो दूसरे देश से या अमेरिका से ले रहा है तो वो उसको 50 रुपए दे रहा है। बैन किया अमेरिका, फायदा भी पेट्रोलियम बेच के अमेरिका को ही हो रहा है। क्या कह दिया कि रूस से नहीं लेना है, तो किससे लेगा, अमेरिका के पास ही है, अमेरिका देगा, उससे नहीं लोगे हमसे लो। वो 20 देता था 50 लो, क्योंकि हमारा जो है यूरोपियन यूनियन लड़ रहा है किससे, रूस से लड़ रहा है। इस स्थिति में अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप को भी कमजोर कर रहा है। किस लिए, तो हम शक्तिशाली बने रहे, पड़ोसी कमजोर रहेगा, अगर आप भी कमजोर हैं, अगर हो रहे तो पड़ोसी को और कमजोर कर दीजिए, तब भी आप शक्तिशाली बने रह सकते हैं। खुद से कमजोर हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे भारत, लेकिन यहाँ पे अपने बुद्धि का परिचय दिया। भारत को भी अमेरिका ने दबाव दिया कि आप रूस से कुछ भी नहीं खरीदिएगा। बात का कहा है, तुम्हारा हम कुछ जानते हैं, कहा है हम तुम्हारे बात को माने, हमारी अपनी विदेश नीति है, हम खरीदेंगे। और भारत खुलेआम पेट्रोल ले रहा है, इसलिए भारत में अभी आपका 100 रुपये पेट्रोल चल रहा है। नहीं तो अगर रूस से अगर अभी रूस यूक्रेन वार नहीं होता तो भारत में पेट्रोल का रेट हो सकता था कि 200 के अराउंड हो जाता। वो तो धन्य भाग मनाइए जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो रूस से पेट्रोल नहीं ले रहे हैं, और रूस को मजबूरन सस्ते दाम पे भारत को वह पेट्रोलियम देना पड़ रहा है। थोड़ा युद्ध शांत होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा पेट्रोल का रेट कितना रहता है। 200 प्लस जाएगा पेट्रोल का रेट। जब तक यूक्रेन रूस वार हो रहा है और यूरोपियन यूनियन उसे पेट्रोल खनिज नहीं ले रहा है, वो नहीं दे रहा है अभी, तब तक भारत वो ले रहा है, तो भारत फायदे में है। ठीक है, तो ये हुआ ऊर्जा कूटनीति। दूसरा क्या, आसपास जो भी जैसे गरीब कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, उसमें क्या कीजिए आप, चूंकि वो पहाड़ी एरिया है, नदी है, तो वहां आप डैम बना करके बिजली तैयार करवाइए, पन बिजली तैयार करवाइए और उसको भी दे दीजिए फ्री में, और खुद भी ले आइए आसपास के राज्य में। जैसे नेपाल का बगल में बिहार है, बिहार में सप्लाई कर दीजिए, उधर आपका भूटान के बगल में जो राज्य है उसमें सप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बस उसमें थोड़ा पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी, और ऐसा भारत करता भी है। तो यहाँ पे ऊर्जा कूटनीति अपनाने की आवश्यकता है, और पुनः प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंजीनियर्स हैं, इससे रिलेटेड जो काम करते हैं, उनको ऊर्जा के क्षेत्र में और भी विकास कौशल, किस तरीका से जो है ऊर्जा के नए नए रूप का विकास हो, नए नए तकनीक का विकास हो, और कम से कम वोल्ट में। अच्छा, जैसे टीवी था पहले कितना वोल्ट कंज्यूम करता था, पंखा था, बल्ब को ही लीजिए, 100 वाट से कम बल्ब होता ही नहीं था। अभी देखिए कितना वाट रहता, 4 वाट 6 वाट में ही काम चल जाता है। सीधे आप 96 वाट घटा दिए वोल्टेज, मतलब आपका कम कंजम्पशन हो गया। तो उसी प्रकार से 1 वाट 2.5 वाट पे ही ऐसा बना देगा। तो उसके लिए क्या होगा, रिसर्च करने की आवश्यकता होगी, कौशल विकास करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के भारत 2040 तक आत्मनिर्भर बनेगा। यानी जो संसाधन है उसको भी खोजने की आवश्यकता है, साथ साथ जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। और रिसर्च तभी होगा जब उसमें निवेश होगा, जब आप उसमें प्राइवेट कंपनी आएगी, निवेश करेगी, जैसे सौर ऊर्जा के है या कोई अन्य है, तो उसमें निवेश करने की आवश्यकता है। तो सभी कंपनी आके निवेश करेगी। ठीक है, जिस प्रकार से अभी बिजली तैयार होता है, जैसे नेट, इंटरनेट या संचार साधन के लिए कंपनी सब है ना, जैसे जियो है, उसी प्रकार से आपके सौर ऊर्जा के लिए भी कोई कंपनी आए, आगे बढ़े, सबके घर पे संयंत्र लगाए, उसके एवज में पैसा ले, सालाना ले,
अगर लोगों को फायदा बुझाएगा तो लोग जरूर लगवाएंगे। तो ये सब आप पूरा अच्छे से मेंस राइटिंग में बीपीएससी मेंस का GS2 का यह प्रश्न था। और साथ साथ प्री में भी अगर ऊर्जा से रिलेटेड पूछेगा प्रश्न तो आप आसानी से यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि कितना जीवाश्म ईंधन है, कितना गैर जीवाश्म ईंधन है, कितना गीगावाट जो है अभी आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से तैयार होता है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, भारत कब तक आत्मनिर्भर बनेगा, भारत का स्थान केमा है ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा में केमा है, चौथा है, सौर ऊर्जा में पांचवा है। इस प्रकार से प्री में भी कितना हजार करोड़ रुपया खर्च, लाख करोड़ रुपया ऊर्जा खरीदने में भारत खर्च करता है, 12 लाख करोड़। तो यही प्रश्न प्री में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस राइटिंग में भी आप इसको अगर इतना अच्छे से लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को बाय करें। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।